नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम यूरोपीय जो कंपनियां थी उनके आगमन से आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका आगमन, यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हुई, वह क्यों भारत की खोज में निकली। तो जो यूरोपीय जो साम्राज्य था वह अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बहुत से कारण रहे यूरोपीय कंपनियों का भारत की तरफ आना, जिसमें व्यापारिक मसालों की तलाश में आए। तो जो सबसे पहले यात्रिक जो भारत की खोज करता है वह था वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली था। यह 8 जुलाई 1497 को स्पेन से निकलता है। 20 मई 1498 को कालीकट केरल में पहुंचता है। इनकी जो सहायता की वह एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इसी के साथ एक और जो यात्रिक था कोलंबस, वह भी भारत की खोज में निकलता है, लेकिन वह अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पर अमेरिका की खोज करता है। अब जो पुर्तगाल द्वारा जो गवर्नर भेजे गए, जो 1505 में आया, जो पहला गवर्नर था वह फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 15 इनका जो शासनकाल रहा वह 1505 से लेकर 1509 तक रहा। भारत का फर्स्ट गवर्नर जो पुर्तगाल की ओर से भेजा गया, भारत का जो फर्स्ट गवर्नर था वह अल्फिस्को द अल्मेडा था। इसने एक पॉलिसी अपनाई जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अपनी जो शासनकाल में यह भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए यह ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाता है। ये जो भारत के चारों तरफ जो तटीय इलाके थे उन पर किलों का निर्माण करवाता है, और जो हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां पर आने जाने वाले जहाजों पर टैक्स लगाता है। यह ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत दो काम किए गए। इसके बाद एल्फिस्को द अलब्रुक को 1509 से 1515 तक इनका जो शासन रहा हुआ है, यह पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक रहा। एल्फिस्को द अलबुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा। 1510 में इसने एक बैटल लड़ता है। 1510 में करसन देव राय जो विजयनगर का शासक था, इसकी सहायता से यह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। इस कारण इसको पुर्तगाल जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब जब कोई भी यात्री आता है किसी भी देश से, तो अपने साथ कुछ चीजें लेके आता है। अपनी संस्कृति लाता है, अपना पहनावा लाता है, और अपनी जो फसलें थी वह भी कुछ लेके आए। तो पुर्तगालियों की जो देन थी वह तंबाकू प्रिंटिंग। पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लेके आई, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित की, जहाज निर्माण के लिए लाए, और जो गोतक शैली थी स्थापत्य कला की वो भी अपने साथ लेके आए। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापार के लिए जो पहली कोठी बनाई वह कोचीन केरला में बनाई। अब जब ये यूरोपीय कंपनी आई तो इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है। यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम, पहले कौन आया उसके बाद में कौन आया। तो यूरोपियन जो कंपनियां थी इनके आगमन का क्रम है, फर्स्ट पुर्तगाली आई 1498 में, अंग्रेज 1600 में आए, डच 1602 में आए, उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 में, फ्रेंच 1664 में आते हैं, स्वीडिश 1731 में आते हैं। पुर्तगाली से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की, 1498 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि 1498 में जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एक है इनकी जो व्यापारिक कोठी है वह कहाँ पर स्थापित की इन्होंने, अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी थी वह कहाँ पर स्थापित की, कोचीन केरला में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसी के साथ वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की गई, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की, 1498 में भारत की खोज करता है वास्को डी गामा। और कोलंबस
जो भारत की खोज के लिए निकलता है वह अमेरिका की खोज कर देता है। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। 1599 की बात है। मर्चेंट एडवर्ड्स नाम की एक ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी थी जिसने एक कंपनी की स्थापना की, गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज के नाम से। यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय में जो इंग्लैंड सरकार में जो शासन कर रही थी, एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो 1600 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में इनको व्यापारिक अधिकार देता है। एलिजाबेथ फर्स्ट ने प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिया, लेकिन 1609 में इनका जो व्यापारिक अधिकार है वह असीमित टाइम तक बढ़ा दिया जाता है। अब कंपनी व्यापार करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को भेजता है जेम्स फर्स्ट, अपने दूत के रूप में 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजता है। यह जहांगीर से मिलता है और 1608 में फैक्ट्री की अनुमति मांगता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं मिल पाती है। 1613 में अपनी फैक्ट्री की अनुमति दे देते हैं और यह अनुमति सूरत में स्थापित कर देते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा अपनी जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई वह 1613 में सूरत में स्थापित की गई। अंग्रेजों द्वारा अपनी फर्स्ट जो व्यापार के लिए जो कोठी स्थापित की गई थी वह 1611 में मूसीपट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई थी। अब इनके द्वारा एक घटना होती है कि बॉम्बे को दहेज के रूप में दे देता है कौन? पुर्तगाल। चार्ल्स सेकंड का जो विवाह होता है, जो ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी कैथरीन ऑफ ब्रेकेंजा जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी उससे हो जाती है। तो पुर्तगालियों के जो अधिकार में जो बॉम्बे वाला क्षेत्र था उनको यह अंग्रेजी सरकार को या अंग्रेज सरकार को दे देता है दहेज के रूप में। पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे था वह ब्रिटिश सरकार को दे देता है, लेकिन जो ब्रिटेन सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से इनको रेंट के रूप में दे देते हैं। अब जो ब्रिटेन सरकार थी वह अपने गवर्नर भेजती है, तो यहाँ पर विकास के नाम पर 3 गांव बसाए गए। अंग्रेजों द्वारा विकास के नाम पर 3 गांव बसाए गए, ये सुतानुतु, कालीकट और गोविंदपुरी। यह जो तीनों गांव थे यही बाद में फोर्ट विलियम कहलाए और इसी का ही नाम आगे चलकर कलकत्ता के रूप में 1698 में जाने लगा। अब वैसे वास्तविक रूप से जो कलकत्ता का जो स्थापना की वह था जॉर्ज चारनॉक ने। इनके द्वारा अन्य शहर भी बसाए गए, मद्रास फ्रांसिस ड्रेक के नाम से, बम्बई गेराल्ड ओगेन ने बसाया। पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी? बंगाल औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया है। अब मुर्शिद कुली खां अपने आप को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खां 1700 से लेकर 1757 में इनका कार्यकाल माना जाता है। इन्हें जो राजधानी थी वह ढाका से मुर्शिदाबाद जो भागीरथी नदी के किनारे था वहां पर ट्रांसफर कर ली। इन्होंने 2 प्रथाएं चलाई, पहली इजारीदारी प्रथा, दूसरी तकाबीर। इनका जो उत्तराधिकारी बना वह आगे चलकर दामाद सुजाउद्दीन जो 1727 से लेकर 1739 तक कार्यकाल। इनके बाद में जिसका जो कार्यकाल आता है वह सिराजुद्दौला 1756 और 57 में। इनका ये अली वर्दी खां का दामाद सिराजुद्दौला होता है। अब एक घटना घटी 20 जून 1756 में, कालकोठर की घटना। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया, वहां पर घुसकर अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करवाया। वहां से 146 सैनिकों को कोठरी में कैद कर लिया गया, जिनमें जब दूसरे दिन इनको देखा गया तो 123 मर गए थे, मात्र उनमें से 23 ही जिंदा बचे थे।
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। सिराजुद्दौला मोहनलाल प्लस मीर मदान इनकी तरफ से लड़े गए। जो मीर जाफर था, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। प्लासी भागीरथ नदी के किनारे पर है। मीर जाफर जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, इसको क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट युद्ध और लड़ा गया जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ा, जबकि मीर जाफर सुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड जो मुगल सम्राट था वह भी इस युद्ध में लड़ा, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था वह भी इस युद्ध में लड़ा गया। यहाँ पर हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है और इन सब की हार हो जाती है। तो इनके मध्य एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब के बीच में और शाह आलम सेकंड के बीच में। अवध के नवाब को इनको जो युद्ध के समय जो खर्चा हो रहा था उसको 50 लाख देने होंगे रॉबर्ट क्लाइव को, और इनको एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी अवध के नवाब को सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। शाह आलम सेकंड को उड़ीसा और बंगाल का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और शाह आलम को कुछ टैक्स के तौर पर लगभग 25 लाख के आसपास शाह आलम सेकंड को अपना टैक्स पहुंचाया था। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है वो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।